और बात श्रद्धा मर्डर मामले से जुड़ी खबर की, जहां श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने वाले फॉरेंसिक अधिकारियों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अधिकारियों ने बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने कबूल किया कि उसने श्रद्धा की हत्या की है, लेकिन उसे श्रद्धा की हत्या करने का अफसोस तक नहीं है। इस बात को लेकर जो ये खुलासा हुआ, दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट में ये बात सामने आई। पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने एक बार जुर्म किया, आफ्ताब ने हत्या की बात को कबूल किया, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसे इस बात का अफसोस नहीं है। दरअसल आफ्ताब ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, इस बारे में उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूल तो किया, लेकिन इस आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति के शख्स को इस बात का कोई अफसोस नहीं कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया, श्रद्धा की जान ली, उसके शव के टुकड़े किए और उसे बहुत ही अमानवीय तरीके से जहां तहां डिस्पोज करने की कोशिश की। पहले से ही उसकी हत्या की प्लानिंग थी और पॉलीग्राफ टेस्ट में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। आफ्ताब अमीन पूनावाला का, श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और इसमें फॉरेंसिक अधिकारियों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। अधिकारियों ने बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने यह कबूल किया कि उसने श्रद्धा की हत्या की, उसके बॉडी के टुकड़े किए, लेकिन उसे श्रद्धा की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। हालांकि अब इस पूरे मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट में जो बात सामने आई है, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि उसने इस बात को कबूल किया है, क्या इसे आगे कोई लीड मिल पाएगी पुलिस को? बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, आफ्ताब ने हत्या किए जाने की बात को पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूल कर लिया है। हालांकि इस पूरे कबूलनामे का क्या औचित्य रहेगा, किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन में आफ्ताब के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रमोद शर्मा हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। प्रमोद, ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट में ये इकबाल जुर्म किए जाने की बात सामने आ रही है, ये आफ्ताब अमीन पूनावाला के खिलाफ कितना कारगर साबित हो सकता है? पुलिस कैसे इस्तेमाल कर सकती है इसे? देखिए, बिल्कुल, अगर पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट में कोई भी सब्जेक्ट कबूलनामा करता है तो उसे इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत बिलसबूत के तौर पे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। कोर्ट में इस तरीके के साइंटिफिक जो एविडेंस होते हैं वो एडमिसिबल नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, इस टेस्ट के दौरान अगर कोई भी आरोपी अपने बयान से कुछ बरामदगी करवाता है, कोई हथियार की बरामदगी करवाता है या कुछ ऐसे सबूत जो है वो जुटवा देता है, पुलिस को मिल जाते हैं, तो उन सबूतों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जिसे कोर्ट भी मानती है। वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत मान्य होते हैं। तो लेकिन इस सिर्फ इकबालिया बयान देना या फिर कबूलनामा करना सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट में या फिर नार्को टेस्ट में वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। पुलिस इस थ्योरी के, इन टेस्ट के ज़रिए ये पता लगाना चाहती है, जो थ्योरी इसने दी थी पुलिस को, जो कहानी सुनाई थी वो कितनी सच्ची थी। क्या पुलिस को सुनाई हुई कहानी जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जिसे कि हम लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, वो या फिर नार्को टेस्ट में जो है कुछ बेहोशी की हालत में वो होता है और उसका अपने नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल नहीं रहता, अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता। उस वक्त वो जो चीज़ें बताता है, क्या जो बात इसने होश में रहते हुए बताई थी वैसी ही है या फिर कुछ अलग है? तो इन चीज़ों को जानने के लिए ये टेस्ट कराए जाते हैं, साइंटिफिक टेस्ट होते हैं। उसके बाद कई ऐसी चीज़ें होती है जो कि नार्को टेस्ट के दौरान जो है आरोपी कबूलता है या वो कुछ ऐसी जानकारी पुलिस को देता है जो उसने अपने बयान में नहीं दी होती और उसके ज़रिए पुलिस को कोई सबूत मिल जाते हैं, चाहे वो हथियार की शक्ल में हो या फिर उसने कहाँ पर जो है श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को फेंका था, मोबाइल फेंका था। ये तमाम बातें अगर वो नार्को टेस्ट में बताता है और उसके बाद उन्हीं बातों के आधार पर पुलिस उन चीज़ों को बरामद कर लेती है, तो वो सारे सबूत कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। लेकिन इन टेस्ट की जो है वैलिडिटी जो है कोर्ट के अंदर नहीं होती। कोर्ट के जो जांच अधिकारी होता है उसको इस टेस्ट के ज़रिए जांच की एक दिशा मिल जाती है कि क्या वो जो जांच कर रहा था वो सही दिशा में जा रही है या उसको अपनी जांच की दिशा को थोड़ा बदलना है। उसके लिए ये टेस्ट कराए जाते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के 4 सेशन जो है वो पूरे हो चुके हैं और कल आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। इसके लिए बाकायदा पुलिस ने कोर्ट से जो है परमिशन ले ली है। रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल में ये टेस्ट किया जाएगा और उस दौरान उसको
जो है खाली पेट बुलाया जाएगा, उसके कुछ टेस्ट होंगे, उसका कंसर्न लिया जाएगा ऑन कैमरा और उसके बाद करीब 3 घंटे इस टेस्ट में लगते हैं, जिसके बाद जो आरोपी होता है उसके तमाम बयानों की वीडियोग्राफी होती है। उस वक्त वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको एक क्वेश्चनियर दिया जाता है, जिसके बाद वो अपनी जो पूरी जो टेस्ट की रिपोर्ट है या वीडियोग्राफी है वो जो है जांच अधिकारी को सौंप देते हैं, क्योंकि ये पूरा कोर्ट मैटर से रिलेटेड होता है, कोर्ट की डायरेक्शन पे ये टेस्ट किए जाते हैं। तो पुलिस जो है उस सारी चीज़ों को लेकर अपना उसके बाद एनालाइज करती है और ये देखती है कि उनकी जांच सही दिशा में चल रही है या उनको अपनी जांच की दिशा को थोड़ी बदलनी है। और आरोपी ने अब तक पुलिस के सामने जो बयान दिए हैं, क्या उसने पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में भी वही सेम बयान दिए हैं या फिर उसने वहाँ पर उसका जो है पुलिस को दिया हुआ जो बयान था वो झूठ के तौर पे पकड़ा गया है। तो फिर पुलिस जो है, क्योंकि अब पुलिस की कस्टडी में आफ्ताब नहीं है, उसको इंट्रोगेट नहीं कर सकती, लेकिन जितने भी बयान इसने लिए थे उनका मिलान जो है इस फॉरेंसिक टेस्ट के ज़रिए पुलिस करना चाहती है, ताकि जब इस केस को लेकर वो कोर्ट में जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे जो रिपोर्ट्स है जो है CFSL की वो आनी बाकी है। पुलिस को 13 हड्डियाँ मिली है और कुछ जो ब्लड क्लॉट्स है यानी खून के धब्बे हैं बेडरूम में, किचन में और बाथरूम वहाँ से मिले थे। कुछ कपड़े जो पुलिस को लगता है वो कपड़े श्रद्धा ने मौका वारदात के वक्त पहने हुए थे वो बरामद कर लिए गए हैं। चाकू और कुछ हथियार जो है वो मिले। इन सब की जब डिटेल रिपोर्ट जो है वो आएगी तब पुलिस साफ तौर पे ये कह पाएगी कि ये सारी चीज़ें इस हत्याकांड से जुड़ी हुई है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो DNA सैंपल है वो मैच कर चुके हैं और पुलिस को ये यकीन हो चुका है कि श्रद्धा की हत्या कर दी और हत्या जो है आफ्ताब ने की है। इसके अलावा पुलिस को अभी ये नहीं पता कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, यानी हत्या की असल वजह क्या है, क्योंकि बॉडी नहीं मिली है, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और किसी भी बॉडी के टुकड़ों से ये पता लगाना नामुमकिन होता है कि हत्या की असल वजह क्या है। आफ्ताब कहता है कि उसने गला घोट के श्रद्धा की हत्या की है और उसके बाद शरीर के टुकड़े किए हैं, लेकिन पुलिस साफ तौर पर ये साबित नहीं कर सकती कि गला घोट के ही मारा है या फिर उसने धारदार हथियार से उसका गला काटा है, क्योंकि पोस्टमार्टम जो है बॉडी का नहीं हुआ है। इसके अलावा पुलिस ये जानना चाहती है कि जो 18 तारीख बोल रहा है 18 मई की 18 मई को ही हत्या की गई है या उसके आसपास किसी और दिन की है, क्योंकि इसीलिए जो जोमेटो या फिर जो डिलीवरी ऐप्स के जरिए जो ये ऑर्डर करते थे उनकी डिटेल जो है वो पुलिस ने मांगी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कब तक ये दो लोगों का खाना ऑर्डर करते थे और किस दिन के बाद इसने एक आदमी का खाना ऑर्डर करना शुरू किया है। तो ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है ये काफ़ी अहम इस केस में होने वाले हैं, जिसके बाद क्योंकि पूरा ब्लाइंड मर्डर केस है, पूरा इसमें साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक एविडेंस के ज़रिए ही इस केस को जो है ट्रायल में लेके जाया जाएगा और उसी के ज़रिए ये साबित किया जाएगा कि आफ्ताब ने ही मारा है और सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे, इसके पीछे का मोटिव जो है आफ्ताब का ये था कि वो नहीं चाहता था कि श्रद्धा उससे अलग हो, किसी और के साथ वो रिलेशन में आए, इसलिए उसने वो प्लानिंग की थी और ये प्लानिंग उसने जो 3 मई को श्रद्धा ने मना कर दिया था कि वो इसके साथ रिलेशन आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, तभी रखी थी। और उसके बाद बात कर रहे हैं वो, और जो अब तक बातें सामने आई, जो तथ्य अब तक सामने आए हैं, अगर उन्हें ध्यान में रखा जाए तो जाहिर तौर पर यह बात कहीं ना कहीं प्रतीत होती है। हालांकि इसके बारे में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस तरह की मानसिकता का शख्स है, और जो अभी आपने इनपुट दिया था कि किस तरह से टीम ने टेस्ट के दौरान ये बात कही है कि उसने ये बात कबूल की है कि उसे मारने का कोई अफसोस नहीं है, तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पुलिस को वो पहले दिन से किस तरह से भरमा रहा है ये भी हम लोग देख रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।